नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। धारा 370 के खात्मे के बाद बदल रहा है जम्मू कश्मीर। जी हां, बदल रहा है जम्मू कश्मीर। ये कश्मीर आपका कश्मीर है, ये कश्मीर हमारा कश्मीर है, ये कश्मीर हम सबका कश्मीर है जो बदलाव की ओर बढ़ रहा है। धारा 370 को खत्म हुए 2 साल हो गए हैं, दूसरी वर्षगांठ हम मना रहे हैं। जगह जगह जश्न का माहौल है। जम्मू कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहरा रहा है। पहले जहां हम देखते थे कि भारतीय तिरंगे के साथ जम्मू का अलग से झंडा होता था, वो झंडा अब नहीं है। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भारतीय तिरंगा ही फहराता हुआ नजर आ रहा है और ये कश्मीर बदल रहा है। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कश्मीर को अब विकास के पंख लग रहे हैं, लोगों की मानसिकता बदल रही है, तमाम बंदिशें खत्म हुई हैं और द्वार खुले हैं। ये द्वार खुले हैं विकास के, ये द्वार खुले हैं रोजगार के, ये द्वार खुले हैं शांति के, ये द्वार खुले हैं अमन चैन के, ये द्वार खुले हैं लोगों के लिए, एक नए जीवन के लिए। एक खास रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे बदल रहा है जम्मू कश्मीर। धारा 370 जिसने सदैव कश्मीर को भारत से अलग रखा, उस धारा 370 का हटना एक स्वप्न जैसा था। लेकिन मोदी सरकार की संकल्पबद्धता ने आज से ठीक 2 साल पहले इस स्वप्न को साकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का घटनाक्रम किसी रहस्य और रोमांच से भरी हुई फिल्म जैसा लग रहा था। घाटी में इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती ये इशारा तो कर रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। लोग अंदाजा भी लगा रहे थे, लेकिन उन तमाम अटकलों और अंदेशों पर विराम लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के हटने की घोषणा कर दी थी। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मान्यवर, 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैन में रखा। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ। 40,000 पद सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। और यह सब अचानक से नहीं हो गया था। किसी एक्शन फिल्म की तरह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। आतंकी खतरे के मद्देनजर परामर्श जारी हुआ। कश्मीर घाटी के राजनेताओं को नजरबंद किया गया। इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई और यह सब जुलाई 2019 के अंतिम सप्ताह में हुआ। इसके बाद घाटी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों की तैनाती कर दी गई। इस घटनाक्रम के बाद लोगों ने कुछ बड़ा होने का अंदाजा व्यक्त करना शुरू कर दिया था। जम्मू कश्मीर के राजनेताओं ने भी कुछ बड़ा होने की आशंका व्यक्त कर बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब सेना ने यह बयान जारी किया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों को निशाना बनाना चाहते हैं, साथ ही उन्होंने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को तुरंत घाटी छोड़ने को कह दिया। लोग ये आशंका व्यक्त करने लगे कि ये सब आतंकी हमले को रोकने के लिए हो रहा है। अटकलें तब और बढ़ गई जब सरकार ने एयरलाइंस से कहा कि वो कश्मीर से बाहर जाने वाली फ्लाइट्स पर नियंत्रण रखे। वहीं रेलवे ने भी घोषणा कर दी कि वो कश्मीर से बाहर जा रहे यात्रियों से टिकट रद्द कराने का कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा। और फिर खबर आई कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता उस्मान माजिद ने भी यह दावा किया कि आधी रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रात भर चले इस रहस्यमयी घटनाक्रम के बाद सोमवार की सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस बैठक के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संदेश दिया कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देंगे
इससे कश्मीर के बारे में किसी बड़ी घोषणा की खबरें हवा में तैरने लगी। 5 अगस्त 2019 ये वो ऐतिहासिक तारीख बन गई जब राज्यसभा की बैठक शुरू हुई और गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही कई दिनों से चल रही अटकलों, चिंता, रहस्य और रोमांच पर विराम लग गया और सदन में इस इतिहास के रचते ही जम्मू कश्मीर के विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया। सुदर्शन न्यूज के लिए शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक नए युग का निर्माण, विकास की नई रोशनी और अलग थलग से पड़े जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की दौड़ में शामिल करना, और न सिर्फ शामिल करना बल्कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को विकास के पंख लगे हैं वो दर्शाता है कि 2 सालों में जब जम्मू कश्मीर इतना बदल गया है तो आगे आगे आने वाले वक्त में और कितना बदलेगा। लेकिन इन सब के बीच भी सियासी उथल पुथल है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है, क्योंकि सियासत अभी भी जम्मू कश्मीर पर जोरों पर और चरम पर हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी जुड़ चुके हैं और साथ ही कश्मीरी पंडित हमारे साथ अमित रैना जी जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश त्यागी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आप ही की सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। 5 अगस्त स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 370 को खत्म हुए 2 साल हो गए हैं। कितना बदला कश्मीर और कितना बदल रहा है कश्मीर? मोनिका जी, मैं समझता हूं आपके कार्यक्रम ने ये जो विशेष पहल की है और जिस प्रकार से आज 717 दिन पूरे हुए हैं। 5 अगस्त को 370 अनुच्छेद को एब्रोकेट किया गया था, जिसके साथ साथ 35A जिसके द्वारा विशेष अधिकार और ऐसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था जिससे जम्मू एंड कश्मीर का अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर प्लेबिसाइट कराएं, रेफरेंडम कराएं, और रेफरेंडम में उस पॉपुलेशन को ज्यादा रखना चाहते थे जिससे उनको उनके हिसाब से डिसीजन मिले। यूनाइटेड नेशंस में केस गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी प्लेबिसाइट के लिए प्रॉमिस किया था कि हम प्लेबिसाइट कराएंगे। यहाँ तक कि माउंट बेटन ने भी कहा था प्लेबिसाइट कराएंगे। तो उस प्लेबिसाइट को लेकर के इतना बड़ा आज हमारे कान में कांटा लगा हुआ था और उन्होंने कहा था कि 370 को अगर आप हटाएंगे तो पूरा देश चलेगा। ये उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था, ये तमाम वहां के जो अलगाववादी नेता हैं सब ने कहा था कि 370 को आप स्पर्श नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से संविधान के दायरे में रह करके, देखिए प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन हुआ था 1954 में, आर्टिकल 35A कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आप निकाल के देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के थ्रू हुआ था। और जिस प्रकार से विधि के सहारा लेते हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब नहीं आएगा तो आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से ये निर्णय लिया गया, देश में कोई भी इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। ये धन्यवाद जाता है कि आज हमारा अखंड भारत है, जम्मू कश्मीर भारत का पूरा हिस्सा है, वहां पे फंडामेंटल राइट्स लगते हैं, वहां पे जो वाल्मीकि वर्कर्स हैं उनको काम मिल रहा है, जो लोग स्थायी नागरिक नहीं थे आज वहां पे जाकर के जमीन खरीद सकते हैं, महिलाओं को जिन अधिकारों से वंचित किया गया था उनको शादी करने के बाद अगर बाहर गैर कश्मीरी से शादी करते हैं तो उनको प्रॉपर्टी राइट से वंचित किया जाता है। चौतरफा विकास, आप जिस प्रकार से देखिए आतंकवादी घटनाओं में कमी आ गई है, वहां पे हर प्रकार से चारों तरफा विकास हो रहा है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जिस प्रकार से अपना प्रशासनिक शक्ति और जिस प्रकार से वहां पे अमन और शांति भी आ गई है, पर्यटन जाने लगे हैं। अभी कितने पर्यटन जम्मू और कश्मीर में गए हुए हैं।
पहले पत्थरबाज आपका स्वागत करते थे, गोलियां चलती थी, रक्षा तमाम चीजों में कमी आई है, यानी कि काफी कुछ बदलाव हुआ है और ये बदलाव नजर आता भी है। इवन लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमने जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि सारे होटल्स ऑलमोस्ट फुल थे लॉकडाउन से पहले, क्योंकि लोग वहां पर घूमने गए थे और टूरिस्ट बहुत ज्यादा वहां जा रहे हैं और बिना भय के जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी जो पक्ष है वो बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले अगर हम निष्प्रभाव की बात करते हैं 370 की, तो उससे पहले सिर्फ रक्षा आदि के मुद्दे थे जिनमें केंद्र सरकार के या सदन में जो फैसला लिया जाता था वो लागू होता था जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अब सब कुछ जम्मू कश्मीर में लागू होता है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें शुरू किया गया है। आपकी नजर में कितना बदला है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छा बदलाव आया है, बहुत अच्छा बदलाव आया है। देखिए, सबसे पहला बदलाव तो आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। आज हिंदुस्तान के मेन लैंड के लोग बगैर किसी खौफ के सेबों के बागान में जाते हैं और वहां से सेब खरीद के लाते हैं। वहां की जो मंडियां हैं वो कह रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। दूसरी बात, आतंकी घटनाएं जो दिन प्रतिदिन होती थी, श्रेय जाता है ऑल आउट ऑपरेशन को कि आज उनमें 60% की कमी आई है, 60। जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी और जिन्हें महबूबा मुफ्ती जी कहती थी कि ये तो इनोसेंट बच्चे हैं, उन घटनाओं में 88% की कमी आई है। ये जो दो बातें मैंने आपको बताई, और जब भी पार्लियामेंट में कोई नया कानून बनता था तो सवाल आता था कि अरे इसका JNK पे क्या इफेक्ट होगा। आज वो सिलसिला खत्म हो गया। आज नेशनल यूनिटी बढ़ी है। तो कश्मीर के अंदर 370 हटने से नेशनल यूनिटी आई, अमन आया, आतंकवादी घटनाएं घटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। जो ओबीसी और जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो वहाँ इतने सालों से रहने के बाद भी उनको कहीं नौकरी नहीं दी जा सकती थी, उनको रिजर्वेशन मिला। और फौज के लिए ये बहुत गर्व की बात ये है कि इस 2 साल के अंदर उन्होंने इस सिचुएशन को इस तरकीब से कंट्रोल किया कि जो आतंकवादी अब कश्मीर में आता है उसे 2.5 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। मजबूरन पाकिस्तान को अब सुरंग बनानी पड़ रही है, कभी ड्रोन भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन उनका भी हमारे पास जवाब है। 370 का हटना पूरे देश के लिए, सेना के लिए, हर आदमी के लिए एक गर्व की बात है। और वो सब नेता जो ये कहते थे कि अरे 370 हटा लिया तो यहाँ पे कोई आपका झंडा लेने वाला नहीं मिलेगा, बाकी POK हिंदुस्तान के बाप का हिस्सा नहीं है और हम तो खुश होंगे अगर चाइना यहाँ पे आ जाए, इस किस्म के नेताओं के ऊपर ऐसा चपत मारा है। पहले तो ये जेल में पड़े रहे और आज ये सिचुएशन ये हो गई कि जो पाकिस्तान ये कहता था कि प्रो इंडिया कश्मीरी लीडर्स कभी चुनाव नहीं जीत सकते, आज सिचुएशन ये है कि इन जैसे प्रो कश्मीरी लीडर उन्हें अलगाववाद पैदा किया, अब कभी चुनाव नहीं जीत सकते। सबसे बड़ा प्रूफ इसका ये है कि जो पंचायत इलेक्शन हुए, क्या कभी कोई सोच सकता था या हुए थे पहले? एक बूंद खून की नहीं बही और पूरे पंचायत इलेक्शन बड़ी खूबी और खुदस्तूरी से हुए। क्या ये दिखाई नहीं देता इन लोगों को जो आज भी ये कह रहे हैं कि साहब हम इसे काला दिवस मनाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ? महबूबा जी कह रही है बात करनी जरूरी है। अरे महबूबा जी गलत, हम आपकी बात को मानते हैं, पाकिस्तान के साथ बात करनी जरूरी है, लेकिन हम अब पाकिस्तान के साथ इस कश्मीर पर नहीं, अब POK पे बात करेंगे, अब हम गिलगिट बाल्टिस्तान पे बात करेंगे। और तुमने जो पाकिस्तान में के हुक्मरानों के तलवे चाटने का काम किया है, यानी कि कमाल की बात देखिए कि इन लोगों ने इन 3-4 फैमिलीज में कश्मीर का पैसा उन तक जाने नहीं दिया, आवाम तक। और मजे की बात ये कि उसका कोई सोशल ऑडिट नहीं हो सकता था। अब सोशल ऑडिट नहीं हो सकता था, लिहाजा अब वो सब लोग जिन्होंने पैसे कमाए थरथरा रहे हैं, डर रहे हैं, बौखला रहे हैं। और वो हुर्रियत ने कहा था कि कश्मीर बंद करो 5 अगस्त को। अरे आज गिलानी की उसी गली में और उसी लाल चौक के ऊपर
बिल्कुल फर्स्ट क्लास दुकानें खुली हुई हैं, आवागमन जारी है, जश्न का माहौल है। ना तो कोई पाकिस्तान का झंडा है, ना ISIS का झंडा है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे यानी हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को अब हम बाकी राज्यों की तरह देख रहे हैं कि जिस तरीके से बाकी राज्यों में जिंदगी नॉर्मल है, उसी तरीके से धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी जम्मू कश्मीर के लोगों की भी हो रही है। लेकिन इस बीच कश्मीरी पंडितों का मुद्दा ऐसा है जो बार बार जख्म ताजा कर देता है और उस मुद्दे पर भी बात करना जरूरी है। अमित रैना जी हमारे साथ कश्मीरी पंडित है, मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चंद्रमोहन शर्मा जी से बात करना चाहती हूं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी नजरों में कितना बदला कश्मीर, कितना बदल रहा है, आप कितने संतुष्ट हैं, क्या चाहते हैं? वो इसीलिए मैं खास तौर पर पूछ रही हूं क्योंकि खुद कांग्रेस के नेताओं में अलग अलग मत हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। देखिए, मत जो भी होगा वो देश के साथ होगा, देश के हित के लिए होगा। अगर हम विषय लेके धारा 370 के लेते हैं तो आज उसकी वर्कशांत बन रही है, वो हिंदुस्तान के लिए है, वो बिल्कुल सबके लिए, उसके लिए सबको हार्दिक बधाई है। लेकिन विषय क्या होता है, जब 300 धारा हट गई उसके बाद क्या वहां पर बेरोजगारी खत्म हुई? मोनिका जी, क्या कश्मीर से विस्थापित जो हमारे पंडित हैं, क्या उनकी रहनुमाई के लिए कुछ सरकार ने करा अभी तक? वो प्रश्न जो आज भी खड़े हैं, जो उस जगह के ऊपर खड़े हैं, उनका आज भी कोई सरोकार मुकेश जी ने नहीं दिया। जो सरकार जिस तरफ ध्यान हटाना चाहती है, वर्षगांठ तो नोटबंदी की भी हुई थी, वर्षगांठ तो GST भी हुई थी। क्या नोटबंदी के असर से हिंदुस्तान को कोई बेनिफिट हुआ? आज तक सरकार ने नहीं बताया। GST की वर्षगांठ करी गई, GST मनाई गई, बहुत धूम धड़ाके के साथ करा गया। GST से देश को क्या बेनिफिट हुआ, सरकार ने आज तक नहीं बताया। कोरोना के लिए भी फूल बरसाए गए, बहुत से कोरोना वाइटर के लिए जहाज से सर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सर, फैक्ट मैं आपको बताती हूँ जी। मोनिका जी, बेसिक मैं वापस कश्मीर पे आ जाऊंगा। हाँ। देखिए, कश्मीर देश का हिंदुस्तानी, हर पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तानी है, उसको अपनी पहचान या अपने विषय में कहने की कोई जरूरत नहीं, और हर व्यक्ति देश के साथ खड़ा है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर कोई बात पर प्रतिवाद होना जरूरी है। उस बात प्रतिवाद का जवाब सरकार को पहले भी देती रही है, अब भी देना चाहिए। सर मेरे पास फैक्ट्स हैं सर, फैक्ट्स हैं। एक सेकेंड, ये देखिए फैक्ट्स हैं मेरे पास, मैं फैक्ट्स दिखाना चाहती हूँ। ये फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 10.3 से 10.4% के आसपास है, जो गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर है। और आपको बताती हूँ, प्रदेश में 45 से 50 हजार निवेश आने की उम्मीद है। 8 से 9 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने अच्छा किया है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से कौशल विकास का काम चल रहा है। IIT, IIM बन रहा है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, निफ्ट है, 2 एम्स का निर्माण हो रहा है। ये सब कुछ निर्माण खत्म होगा तो डेफिनेटली रोजगार और बढ़ेगा, निवेश हो रहा है, बहुत कुछ है। मोनिका जी, क्या ये मेरे देश के निवासी के लिए हो रहा है? क्या ये मेरे कश्मीर पंडित के लिए हो रहा है? क्या ये मेरे कश्मीर के निवासी के लिए हो रहा है? ये हम दो और हमारे दो के लिए हो रहा है। जिस कैबिनेट के ऊपर जिस कश्मीरी पंडितों को 19 जनवरी 1990 जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से भगाया जा रहा था, वो दर्द उनका तब कांग्रेस ने क्या किया था? उनका जी, क्या कश्मीर के अंदर कश्मीर पंडित को व्यापार करने का अधिकार नहीं है? सर वो सब है, उसी के लिए हम बात करेंगे। अमित रैना जी हमारे साथ है, उनका मुद्दा रखने के लिए ही हमने अमित रैना जी को इनवाइट किया है। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा रखने के लिए ही अमित रैना जी को हमने इनवाइट किया है। लेकिन अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पॉइंटर्स फैक्ट्स बताए, आप कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, 19 जनवरी 1990 उस सर्द काली रात को कांग्रेस ने क्या किया? क्या कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने कोई कदम उठाए? जब उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा था, उनकी आंखों में वो दर्द झलक रहा था, तब आप लोग देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है, क्या कदम उठाए आपने? मोनिका जी, 70 साल के कामों को नकार के 2 बार की सरकार लेने वाली भाजपा एक टर्म के अंदर 5 साल गुजारने के बाद, 2 साल आज गुजारने के बाद, प्रचंड बहुमत के बाद भी अगर 70 साल का सहारा लेके 7 साल को नकारती है तो नाकामी देश की जनता साफ समझती है कि इस सरकार का। सर आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उस समय की भूल थी जिसे सुधारा गया। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता, नाम भी बता देती हूँ, जनार्दन द्विवेदी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि एक भूल थी जो आजादी के समय हुई थी। आजादी के समय कौन था? आप लोग थे। एक भूल थी जो आजादी के समय हुई थी, उस भूल को देरी से ही सुधारा गया,
लेकिन सुधारा गया, जो कि स्वागत योग्य है, आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं। अब बताइए। वो तो भाजपा के नेता भी बहुत कुछ कहते हैं कि सब कुछ हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप ही की पार्टी में थे ना पहले, उन्होंने भी समर्थन किया इस फैसले का, अब बीजेपी में हुए हैं, पहले आप ही के पार्टी के थे। क्या भाजपा ने अपने टर्नओवर में आज की डेट में जिस नारे वो कश्मीर के लिए लिया था कि कश्मीरी पंडित को स्थापित करा जाए, वो स्थापित करा वहां पर उन्होंने नहीं सर, वो सवाल मैं पूछूंगी उनसे, वो कटघरे में आज कश्मीरी पंडितों के लिए उनसे सीधे तौर पर सवाल होगा, सीधे तौर पर। मुकेश त्यागी जी तैयार रहिएगा। उसने भाजपा ने राजनीति किस पे करी? कश्मीरी पंडित पे करी। कांग्रेस ने किस पर करी? कांग्रेस को तो आप 70 साल के कामों को नकार चुके हैं। देश की जनता ने सर, यानी कि आप खुद कह रहे हैं कांग्रेस को नकार दिया। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा स्टेटमेंट आज के दिन के लिए आपको क्या चाहिए? आप खुद कह रहे हैं कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया, तो क्यों नकारा? जरा आपने मंथन किया? देखिए, सरकारें जाती है, भाजपा की भी सरकार है हिंदुस्तान में आने के बाद गई। सर, आप ही की पार्टी के नेता भाजपा की सरकार जाने की बात कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और आप ही की पार्टी के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी तो हम बहाली करेंगे 370 की। अब बताइए जी, कोई भी सरकार स्थिर नहीं होती लोकतंत्र के अंदर। सर, आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं है। वो कब उसको पलट दे, पता है आप लोग कहाँ हैं? फंसते पता है आप लोग कहाँ हैं? यही फंसते हैं, स्टैंड क्लियर नहीं है। आप नहीं फंस रहे हैं। आप जिस तरफ की तंत्र को कह रहे हैं, आप अपनी बात मेरे मुंह से कहलाना चाहते हैं। मैं अपनी बात आपके मुंह से नहीं कहलवाना चाह रही, जो आप कह रहे हैं मैं उसका फैक्ट रख रही हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट रख रही हूँ और मेरा काम फैक्ट्स रखने का है। बिल्कुल आप रखिए मोनिका जी। 70 साल के कामों को अगर नकारा गया और उसको हम नहीं अध्यक्ष दे पाए, तभी तो भाजपा का नेतृत्व आज हिंदुस्तान के ऊपर आया। मुकेश त्यागी जी, आपके लिए प्लस पॉइंट। भाजपा अगर आज भी अपने कामों को नहीं गिनवा पा रही तो ये उसकी कमी है, ये कांग्रेस की कमी नहीं है। हम उनके सर, पब्लिक डोमेन में ये फैक्ट्स हैं, पब्लिक डोमेन में ये फैक्ट्स हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। ये पब्लिक डोमेन में है, कोई गुप्त सीक्रेट फाइल नहीं है जो हम देख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। काम हुआ नहीं हुआ, महंगाई पे कोई काम हुआ नहीं हुआ, देश की बढ़ती बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वही कश्मीर सारे फैक्ट्स मैंने आपको रख दिया, आपको व्हाट्सएप भी करूंगी और मुकेश त्यागी जी भी आपको जवाब देंगे। लेकिन ब्रेक का समय हो चला है, एक ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे, उसके बाद मैं अमित रैना जी के पास सीधे लौटूंगी और मुद्दा उठाया जाएगा कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कुछ हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के लिए बदला है या नहीं बदला है, वो भय का माहौल कश्मीरी पंडितों के लिए समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, ये मुद्दा सबसे है, मैं इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले वक्त, तो जम्मू कश्मीर बदल तो रहा है, विकास की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ तो रहा है, शांति भी है, आतंकवाद की घटनाओं में भी कमी आई है, लेकिन इस बीच उन कश्मीरी पंडितों का क्या जिन्हें उनके घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था उस सर्द काली रात को, वो इतिहास की तारीख 19 जनवरी 1990 को, और क्या अब वो अपने प्रदेश में अपने घर वापस लौट पाए हैं? उनके लिए किस तरीके का माहौल है? क्या उनके लिए भी जम्मू कश्मीर इन 2 सालों में बदला है या नहीं बदला है? आइए जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अमित रैना जी जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पंडित है। सर, सीधे तौर पर मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि कश्मीर विकास के रास्ते नजरिए से अगर हम देखें, विकास के चश्मे से देखें तो धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन आप लोगों के नजरिए से क्या आप लोगों के लिए कश्मीर बदला? देखिए, 370 के हटाने की मांग सबसे पहले कश्मीरी पंडितों ने ही करी थी और ये तकरीबन 30 साल तक मुहिम चलाया कश्मीरी पंडितों ने कि 370 हटाया जाए, और उसके बाद पूरा देश जुड़ा और सरकार को कहीं ना कहीं वो हटाना पड़ा। अब 370 हटाने की बात क्यों कर रहे थे कश्मीरी पंडित? क्योंकि कश्मीर की समस्या सिर्फ विकास की नहीं है। जिस समय आतंकवाद आया कश्मीर में, उसमें शायद विकास का उतना इश्यू नहीं था, और मैंने आज तक कोई रैली नहीं देखी जिसमें विकास के लिए बात हो रही हो या प्रोटेस्ट हो रहा हो। कश्मीर का जो आतंकवाद का इश्यू है, वो इश्यू है जिहाद का, वो इश्यू है इस्लामिक माइंडसेट का, वो इश्यू है गज़वाए हिंद का। और 370 के बाद आपने 2 चीजें जरूर करी कि एक, आपने जो लोग इसकी बात करते थे गज़वाए हिंद की, आपने उनको रोक लिया, आपने उनको पकड़ लिया, आपने उनको अरेस्ट कर लिया, और आज एक लीडरशिप नहीं है उन लोगों के पास जो गज़वाए हिंद या इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या पाकिस्तान से मिलने की बात करते हैं। दूसरी बात आपने डेवलपमेंट की करी। डेवलपमेंट बिल्कुल जो 70 सालों में जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी नहीं हुई।
अब उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला कहें कि हम जी काफी विकसित प्रदेश था। आप विकसित प्रदेश इसलिए थे क्योंकि आपको 15 से 16% सेंट्रल का ग्रांट जाता था, 1% पॉपुलेशन पे 10 से 16% का ग्रांट जाता था, और आप उस पे आधा आप खा जाते थे और आधा आप विकास पे लगा देते थे। तो ये जो मानसिकता है जिहाद की और जो मानसिकता है इस्लामिक कट्टरपंथी की, क्या वो पूर्णतः रूप से खत्म हो गई है? शायद नहीं। और ये कश्मीरी पंडितों का पहला पलायन नहीं है, 7वां पलायन है पिछले 700 साल में। और ये पलायन एक ही मानसिकता के होते हुए चलता जा रहा है, वो है इस्लामीकरण का, वो है जिहाद का, वो है एक गैर मुसलमान को धिम्मी की नजर से पर सर, क्या घर वापसी के लिए वो जो भय कश्मीरी पंडितों में था वो भय खत्म हुआ है? क्या कश्मीरी पंडित अब वापस लौटना चाहते हैं और क्या लौट रहे हैं? नहीं, कश्मीरी पंडितों में भय आज की गोली का नहीं है। कश्मीरी पंडितों में अगर भय है तो वो 8वां पलायन नहीं देखना चाहते। और इसके लिए 30 साल से कश्मीरी पंडित भारत सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से सबसे निवेदन करते जा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जाएंगे, सारे जाएंगे, मैं सबसे पहले जाऊंगा, मगर अगर जाऊंगा तो एक जगह पे रहूंगा, एक वन सेपरेट सेटल, मतलब 8वें पलायन का अभी भी डर है? बिल्कुल है, क्योंकि मानसिकता तो आज भी वही है, समस्या भी आज भी वही है। तो हमें एक वन प्लेस सेटलमेंट दीजिए आप। पर आतंकवाद की घटनाओं में जिस तरीके से कमी आई है, क्या आपको लगता है कि ये मानसिकता इसके साथ धीरे धीरे बदलेगी? नहीं, देखिए, मुझे विश्व में एक जगह बता दीजिए जहां ये मानसिकता बदली हो तो मैं मान जाऊंगा जम्मू कश्मीर में बदलेगी। इस्लामिक टेररिज्म की विश्व में जहां भी समस्या है, एक जगह बता दीजिए कि ये समस्या सुधर गई है, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। ये देखिए आप, जब भी कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की बात हुई है, चाहे 97 में जब सरकार आई फारूक अब्दुल्ला की, तो नाडीगर में मैसेकर हो गया, 23 हिंदू मारे गए। उसके बाद अगले साल ही 26 हिंदू मारे गए वंदामा में। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बात करी तो फिर 28 हिंदू मारे गए संग्रामपुरा में। उसके बाद अभी जब 2019 में 370 हटा, हालांकि 370 और कश्मीरी पंडित के वापसी का कोई लेन देन नहीं, क्योंकि 370 में हम कवर्ड थे, क्योंकि हम उस प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो हमारे हक पेपर पे तो नहीं जाते थे। होने के बाद, 370 खत्म होने के बाद जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बदलते जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो हम कश्मीरी पंडितों को पीछे नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने 370 हटा दिया, आपने सब कुछ कर दिया। अगर आपको आज कश्मीरी पंडित वापस चाहिए तो कश्मीरी पंडित जरूर वापस आएगा, मगर वो वन प्लेस सेटलमेंट में रहेगा, क्योंकि उसे वो अपना 8वां पलायन नहीं देखना है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद करने को तैयार नहीं है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है हमारे रिटर्न को लेकर। मुकेश त्यागी जी, क्या ब्लूप्रिंट है? पूछ लेती हूँ मैं उन्हीं से। मुकेश जी त्यागी जी, जब इतना कुछ आप कर रहे हैं, विकास की बात हो रही है और जो आपने गिनाया भी, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या? जब फैक्ट्स की बात हम करते हैं तो हमारे सामने आया कि सरकार की प्राथमिकता कश्मीरी पंडितों को प्रदेश में वापस बसाना है। कश्मीरी पंडितों के लिए 1 रूम सेट वाले 1800 फ्लैट्स बन रहे हैं। क्या ब्लूप्रिंट इसके अलावा आपके पास है कि वो 8वें पलायन का जो डर अभी भी है कश्मीरी पंडितों में, वो डर खत्म हो, वापस घर वापसी करें, अपने घर, अपने प्रदेश में आए? देखिए, जिस प्रकार से 1990 में कश्मीरी पंडितों पर कितनी बड़ी जघन्य घटना की गई, कितने परिवार वहां से विस्थापित किए गए। टीका लाल टिक्कू, नीलकंठ गज्जू, जो कि वहां के हाईकोर्ट के जज थे, जिन्होंने मकबूल भट्ट को डेथ सेंटेंस दिया था, उनको मार दिया। वहां पे इतनी घटनाएं घटी हैं कि जो भय जो है वो आपके डीएनए के अंदर घुस चुका है। कश्मीरी पंडितों पर इतना प्रहार किया गया है तो थोड़ा समय लगता है वो जख्म को भरने के लिए। और प्रधानमंत्री जो स्कीम है, आप तो जानती है, 7.5 लाख रुपए उन्होंने सिर्फ घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए और ठीक करने के लिए 2.5 लाख रुपए, इसके अलावा 7.5 लाख रुपए मुझसे ले लीजिए आप, और कितना बड़ा ले लीजिए 7.5 लाख रुपए। सर, आपको लगता है ये रकम काफी होगी? आप 7.5 लाख रुपए मुझसे ले लीजिए। 30 साल में मुझे एक कन्विक्शन बता दीजिए आपने करी हो। अमित रैना जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सीधे अमित रैना जी, फिर उसके बाद चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले जिनकी बात, जी मैं लौटूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी, पर जिनकी बात हो रही है पहले उनसे जरा पूछ लेते हैं। अमित रैना जी, आप सीधे सवाल कर सकते हैं मुकेश जी से। ये कैसी बात करें? 7.5 लाख रुपए दे रहे हैं, मुझसे ले लीजिए आप 7.5 लाख रुपए। आपने 30 साल में एक कन्विक्शन करी है? नहीं करी है, 0 कन्विक्शन पे बैठे हुए हैं। 30 साल से मांग है कि एसआईटी फॉर्म कर दी जाए कि कश्मीरी पंडितों के निकलने का कारण क्या था। आज तक आपको ये नहीं पता कि निकलने का कारण क्या था। और आप इकोनॉमिक पैकेज, हम क्या माइग्रेंट हैं जो इकोनॉमिक पैकेज आप दिए जा रहे हैं? 1800 नौकरी और 1 रूम के टेंट में 7 लाख पंडित बेघर है। 1800, हमें घर नहीं चाहिए, हम बना लेंगे घर।
आपके पैसों की जरूरत नहीं है हमें, हम घर बना लेंगे। आप हमें न्याय दीजिए। किसी भी प्रदेश में सबसे पहला हक उस नागरिक का होता है न्याय की ओर। जीरो कन्विक्शन जीरो कन्विक्शन पे बैठे हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप उनके साथ सांठगांठ करते हैं जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद लाया। सज्जाद लोन आपकी पार्टी के, ठीक है क्या? सबसे पहले आतंकवाद जम्मू कश्मीर में कौन लेके आया? सज्जाद लोन, और सज्जाद लोन के पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं वो आपकी रैंक से। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कश्मीर में मंदिर बेच रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि हम वापस लाएंगे। ये सीरियस चार्जेस है, आपको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियस नहीं है तो बोलिए हम सीरियस नहीं है। मीनाक्षी लेखी जी ने परसों कहा हम सीरियस नहीं है, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना तो ना जाइए। अमित जी जवाब ले लेते हैं, अमित जी जवाब इसी का जवाब ले लेते हैं। मुकेश त्यागी जी अब बताइए। मोनिका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि मैंने रैना जी के मैं सवाल नहीं समझ पाया, पर मैं संक्षिप्त में ये समझ पाया हूँ कि उनको ये कह रहे हैं कि हमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लेंगे। ये कहना नहीं है कि सरकार की कोई जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि 7.5 लाख रुपए उन्हें नहीं चाहिए, आपके द्वारा बनाया गया फ्लैट उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें वो माहौल चाहिए। वो कह रहे हैं हम अपना घर खुद बना लेंगे, लेकिन हमें वो माहौल चाहिए कि हम वहां आ सके। उनको 8वें पलायन का डर है कि 7 बार पलायन कर चुके हैं, 8वीं बार पलायन ना करना पड़े। नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बार 370 का एब्रोगेशन हुआ है। मैं समझता नहीं हूं कि किसी भी सरकार की हिम्मत हुई है 370 को हटाने की। और सर वो अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को, लेकिन पॉइंट यहाँ पर आपको कश्मीरी पंडित जो सवाल उठा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उसका जवाब आपको देना होगा ना। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। वहां पर देखिए ऐसा भी 2 साल हुए हैं। जी चंद्रमोहन शर्मा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप ही के पास, आप ही बोलेंगे। जी मुकेश त्यागी जी को उनके सवाल का पहले जवाब देने देते हैं। जी मुकेश जी मैं ये कह रहा हूँ कि रैना साहब को ये समझाइए कि 7.5 लाख और 2.5 लाख का इशू नहीं है, ये सिद्धांतिक प्रश्न है कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को वहां से पुनर्वासन किया जाए। और अभी जिस प्रकार से पॉलिटिक्स थी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के द्वारा जितने भी अतिक्रमण हुए हैं, जितने भी वो हुए, उनका एक ही इरादा है कि किसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के अंदर यहाँ पर रेफरेंडम हो जाए, प्लेबिसाइट हो जाए, ताकि मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा रहे। और जम्मू सर वही पॉइंट वो कह रहे हैं कि ये सब चीज नहीं, हमें सिर्फ माहौल आप बनाकर दीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी का भी सवाल है। चंद्रमोहन शर्मा जी आप भी सवाल कीजिए। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मोनिका जी देखिए, अभी आपकी डिबेट के अंदर मुकेश भाई आतंकवाद होता था, आज आतंकवादी त्यागी जी भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। चंद्रमोहन शर्मा जी बात पूरी करें। जी मोनिका जी, अभी आपकी डिबेट बहुत अच्छी ढंग से गई, आज डिबेट रखी गई है। देखिए धारा 370 हटी, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए हटी, लेकिन किस विषय के लिए हटी? वो विषय था मेरे देश का कश्मीरी पंडित, वो देश था वहां का विकास, वो नहीं हुआ। इसी चीज का प्रश्न हमारे पैनल में बैठे हुए मेरे मित्र ने भी उठाया। और भाजपा की प्रॉब्लम क्या है कि इनका मैनेजमेंट सिर्फ इवेंट बनाने में रह जाता है, और इवेंट के बाद का जो साक्षात है उसमें फेल है। क्या आपने सड़कें, जबकि यूपीए सरकार के अंदर सड़कें बनी, सुरंग बनी, केंद्रीय विद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज बने, 4 लेन रोड बनी, हॉस्पिटल्स बने, क्या आपने इन 7 सालों के अंदर या अपने इन 2 सालों में धारा 70 हटाने के बाद आपने जिनको बंद करा उन्हीं को बैठ के आपने बुला लिया? क्या आपने उस मीटिंग में किसी कश्मीरी पंडित को बुलाया? नहीं बुलाया। तो ये सब विषय आपके द्वारा बोए जाते हैं। मुकेश त्यागी जी वो सवाल है जो बार बार बीजेपी पर दागे जा रहे हैं। जी जवाब दीजिए। प्रमाण है आज मेरे देश में मिजोरम और असम के लोग स्टेट समय की कमी मेरे पास है, संक्षेप में सब बात करें तो मैं सबसे बात कर पाऊंगी। मुकेश जी जवाब दे, चंद्रमोहन जी का सवाल आप समझ गए, जवाब दे। देखिए जी चाहते हैं कि रातों रात में कोई जादुई छड़ी आए और कश्मीर और जम्मू की जो इतने साल का इतिहास है। मुकेश भाई आप रातों रात इवेंट बना के बहुत सारा फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप रातों रात देश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते। जब आप रातों रात के अंदर मैनेजमेंट बना के इवेंट्स बनाते हैं, तब आपको चिंता नहीं होती किसी चीज के लिए। आपको नोटबंदी की वर्षी बनानी है तो उसके लिए मैनेजमेंट बना लेंगे आप। जीएसटी की अगर आपको वर्षी बनानी है, की छड़ी बेशक ना सही, लेकिन वो माहौल तो आपको स्थापित करना होगा जिसकी मांग बार बार कश्मीरी पंडित कह रहे हैं। ठीक है, मेरे को कार्यक्रम विराम की ओर लेकर जाना है, लेकिन मैं जी माहौल नहीं बन रहा है।
आज देश आज से समस्याओं का हल मांग रहा है। जिन बातों के लिए आपने कांग्रेस सरकार की बातों को नकारा था, लेकिन देश आज उस सच को समझ रहा है कि आपके 7 सालों के अंदर समस्या बढ़ी है, घटी नहीं है। अगर घटी होती तो मेरे देश का कश्मीरी पंडित वहां गया होता, आज उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला होता कश्मीर को। लेकिन आप उन सब चीजों से पीछे हट रहे हैं और अपने आप को सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए धारा 370 का इवेंट। जवाब उनसे ले लेते हैं, ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, जवाब भी उनसे ले लेते हैं और जवाब वो दे भी रहे हैं। और मुकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उसका सही तरीके से आपकी तरफ से माकूल जवाब मिल नहीं पा रहा है। जादू की छड़ी बेशक ना सही, लेकिन आपको वो माहौल तो बनाना होगा ना। वो माहौल बनाने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? पर्यटकों की संख्या बताइए कितनी बढ़ गई, आतंकवादी बोलने दीजिए, ऐसे ऐसे सुन नहीं पाएंगे, समय निकलता है, समझ में नहीं आती बात। सब मुमकिन है, फिर जादू की छड़ी कहाँ है? ओके, मुकेश जी को जवाब देने दीजिए, एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मुकेश जी फटाफट बोले। टीपीएस त्यागी जी भी बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। 1 सेकंड, बस 10 सेकंड बोलूंगा मैं। जी बोलिए। हाथ के अंदर क्या पढ़े लिखो को फारसी क्या? चंद्रमोहन जी जाए कश्मीर में, वहां पे देखिए पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ गई है। सर पर्यटकों की बात तो हम भी कह रहे हैं कि पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, वो हम देख रहे हैं, लेकिन बात कश्मीरी पंडितों के लिए हो रही है और वो आपको करना ही होगा, एक माहौल बनाना होगा। टीपीएस त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, ठीक है, मैं टीपीएस त्यागी जी का रुख करना चाहूंगी। सर देखिए, बात हो रही है कि वो माहौल कैसे बनाया जाए। आतंकवाद की घटनाओं में कमी जरूर आ रही है, लेकिन ये वो माहौल स्थापित नहीं कर पा रही है कि कश्मीरी पंडित वापस से अपने प्रदेश में आकर बस सके। कैसे ये माहौल बनेगा? बेशक आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है, लेकिन वो माहौल नहीं बन पा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहां जाए। वो माहौल बनाया जा सकता है, वो जादू की छड़ी है। और वो जादू की छड़ी ये है कि 60,000 सिपाही भरी जवानी में हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। उन पूर्व सैनिकों को अगर कश्मीर की सरहद पर खेती बाड़ी करने की जगह दे दी जाए, बसा दिया जाए, उनके जाने से जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा कश्मीरी पंडितों में, ये भी जाएंगे, डेमोग्राफी भी चेंज हो जाएगी और सुरक्षा भी मिल जाएगी। और एक ये रेफरेंडम का झुंझुना बजाना बंद कीजिए। मैं आपको बता दूं, शायद ना मालूम हो कि शुरू में रेफरेंडम को उसी पाकिस्तान ने मना किया था जो आज कह रहा है मगर चाहता नहीं। जब उनके कबीले के लोगों ने आके यहाँ के हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम किया था, तब जिन्ना ने कहा था कि अच्छा सुझाव आपने दिया और आई थिंक अमित रैना जी से संतुष्ट भी है। फिर मैं कार्यक्रम को विराम की ओर लेकर जाऊंगी। 30 सेकंड में अपना जवाब अमित रैना जी। अमित रैना जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं जब बात करता हूँ वन प्लेस सेटलमेंट की बात करता हूँ, मैं वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों के सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। त्यागी जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपको वन प्लेस सेटलमेंट उन लोगों के लिए बनाना पड़ेगा जो भारत के संविधान के लिए, जो दूसरे धर्मों से आते हैं और वहां जाके रहें, जिसमें एक्स सर्विसमैन होंगे, जिसमें भारत के अलग निवासी होंगे, जो कश्मीर में आज जाके रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कश्मीर को कंप्लीट करना चाहते हैं। उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, मगर वो एक वन प्लेस सेटलमेंट आपको देनी पड़ेगी। चंद्रमोहन शर्मा जी, ओनली 30 सेकंड्स, लास्ट स्टेटमेंट। देखिए, आपकी पूरी डिबेट का लबोलोब क्या है कि सरकार को इवेंट्स ना बना के पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए और पूरे अधिकारों के साथ सरकार को केंद्र के अपने अधीन लेकर हमारे कश्मीरी पंडितों को वहां पर स्थापित करना चाहिए और स्थापित करके उनको पूर्ण आजादी देनी चाहिए। और उसके लिए कदम बढ़ाने ही होंगे। मुकेश जी 30 सेकंड्स ओनली, लास्ट स्टेटमेंट, फिर कार्यक्रम को मैं विराम की ओर लेकर जाऊंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2 साल के अंदर कुछ साल तक तो 370 के जो आफ्टर इफेक्ट्स को नॉर्मलसी में रिस्टोर करने में लगे। वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। वहां पे पर्यटकों की संख्या बताती है, आतंकवादियों की स्टैटिस्टिक्स आप उठा के देख लीजिए। रोजगार काम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 4 घंटे सोते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था फिर गिरी हुई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई फिर बढ़ रही है। एस्टैब्लिश करने की पूरी ताकत सरकार ने लगा सर, हम उम्मीद करते हैं कि जब आपने इतना ऐतिहासिक फैसला लिया है तो अब आगे जाकर एक और ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिले और कश्मीरी पंडित वापस अपने प्रदेश लौटे। चलिए, फिलहाल आप चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि एक एक कदम आगे कर जम्मू कश्मीर जब से धारा 370 का खात्मा हुआ है उसके बाद विकास के पथ पर आगे चल रहा है। टनल्स हो, रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय हो, एम्स हो, आईआईटी हो, एनआईएफटी हो, ये तमाम चीजें, सबका निर्माण हो रहा है। तो विकास के राह पर, डेवलपमेंट पर जम्मू कश्मीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच हम उस दुख दर्द को नहीं भूल सकते हैं जो कश्मीरी पंडितों का है। उन्हें उनके प्रदेश वापस बसाने के लिए भी कदम उठाने होंगे और जल्द ही कदम उठाने होंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित वापस अभी नहीं लौटना चाहते हैं। क्योंकि बेशक आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन उनका यह कहना है सीधे तौर पर कि हम 7 बार पहले पलायन कर चुके हैं और 8वीं बार पलायन करना नहीं चाहते हैं। हम तभी वहां पर वापस जाएंगे जब हमें लगेगा कि हाँ, अब हम यहाँ परमानेंट रह सकते हैं, यहाँ का जो माहौल है वो हमारे लिए सेफ है और हमें हमारे घर से दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। और इसकी तरफ अब सरकार को कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।